अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश। इस अध्याय में तीसरा बिंदु है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्वों का पुनर्निर्धारण। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और दायित्वों का भी पुनर्निर्धारण किया जाता है। आप जानते हैं कि बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में संपत्तियां होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर, बीआर, ऐसे कैसे लायबिलिटी में भी और अलग अलग लायबिलिटी होती है, दायित्व होते हैं, जिसमें बैंक लोन है, क्रेडिटर है, बिल पेबल है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो इस प्रकार के जो संपत्तियां और दायित्व होते हैं उनका हम पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निर्धारण करते हैं। कब करते हैं? नए साझेदार के प्रवेश के समय। जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो मार्केट के अंदर उस संपत्ति का मूल्य कितना है। अगर संपत्ति का मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, तो उस लाभ को प्राप्त कौन करेगा? पुराने साझेदार। यदि प्रवेश के समय संपत्ति का मूल्य कम है, बाजार मूल्य कैसा है? कम है, तो हानि कौन वहन करेगा? नया साझेदार वहन नहीं करेगा, वो वहन कौन करेंगे? पुराने साझेदार। ऐसे कैसे दायित्व का जब हम पुनर्निर्धारण करते हैं तो दायित्व के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो ये एक प्रकार का नुकसान है, तो वहन कौन करेगा? पुराने साझेदार। और दायित्व अगर कम हो रहा है, नए साझेदार के प्रवेश के समय दायित्व कम हो रहा है, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? पुराने साझेदारों को। अर्थात नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति एवं दायित्व का हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं, जिसके लिए एक विशेष प्रकार का खाता खोला जाता है। उस खाते का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, या उसको हम एक दूसरे नाम के रूप में भी जानते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। यह खाता नाम मात्र का खाता है, या इस खाते को हम अवास्तविक खाता कहते हैं। और इस खाते के माध्यम से संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी या वृद्धि, या दायित्व के मूल्य में होने वाली वृद्धि या कमी, या प्रावधान के मूल्य में होने वाली वृद्धि या कमी के माध्यम से लाभ हानि का पता लगाते हैं और उस लाभ हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक प्रारूप दिया गया है और उस प्रारूप के माध्यम से किस प्रकार से DR साइड खतौनी होगी और किस प्रकार से CR साइड खतौनी होगी उसको हम देखेंगे। साथ में हम एंट्री भी देखते रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि संपत्ति के मूल्य में कमी होना एक प्रकार का नुकसान है, तो नुकसान कहाँ पर बताना है? DR साइड। और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना एक प्रकार का फायदा है, तो फायदा कहाँ पर बताना है? CR साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू डिक्रीज इन एसेट्स बाय इंक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स का मतलब है संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, और इंक्रीज इन एसेट्स का मतलब है संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन से संपत्ति के मूल्य में कमी आई है तो यहाँ पर बताओ, और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है तो यहाँ पर बताओ। ऐसे कैसे? इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर हम एंट्री बोलते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट, और अगर वृद्धि होती है एसेट्स में तो एसेट्स अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब कि एक दूसरे से कैसी एंट्री है? विपरीत। कमी होने की एंट्री और वृद्धि होने की एंट्री। ऐसे कैसे? दो बातें और है कि लायबिलिटी में वृद्धि होना और लायबिलिटी में कमी होना, डिक्रीज। तो वृद्धि होना नुकसान है और कमी होना क्या है? फायदा है। इसका बिल्कुल उल्टा है। संपत्ति में वृद्धि होना, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना फायदा है, लेकिन दायित्व के मूल्य में कमी होना फायदा है। ऐसे कैसे? संपत्ति के मूल्य में कमी होना नुकसान है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होना भी क्या है? नुकसान है। तो दायित्व के मूल्य में वृद्धि का लेखा कहाँ पर करेंगे? DR साइड, और दायित्व के मूल्य में कमी का लेखा कहाँ पर करेंगे? CR साइड। इसकी एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी, कोई भी जो लायबिलिटी होती है, और कमी होने पर लायबिलिटी अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन। जैसे लायबिलिटी का शेष कैसा होता है आप जानते हैं? CR शेष होता है। वृद्धि होने पर 2 करो, कमी होने पर DR करो।
वृद्धि होने पर सी आर करो, कमी होने पर डी आर करो। तो वृद्धि होने पर क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू लायबिलिटी। टू लायबिलिटी का मतलब वृद्धि हो रही है, लायबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, टू कर रहे हैं, सी आर कर रहे हैं, और कमी का मतलब लायबिलिटी अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन। ऐसे कैसे, इससे जुड़ा हुआ पॉइंट एक और है प्रोविजन, जिसको हम प्रावधान बोलते हैं। तो प्रावधान और लायबिलिटी दोनों का लेखा एक जैसा है। प्रावधान या लायबिलिटी में वृद्धि होती है तो डी आर साइड, प्रावधान या लायबिलिटी में कमी होती है तो सी आर साइड। प्रावधान का निर्माण कहाँ से होता है आप जानते हैं, लाभ में से। और लाभ में से अगर आप प्रावधान ज़्यादा करोगे, प्रावधान में अगर वृद्धि होगी तो लाभ में कमी आएगी, तो एक प्रकार का क्या है, नुकसान है। और प्रावधान पहले से किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, लाभ में से, और उस प्रावधान को अगर आप कम करोगे तो प्रावधान की राशि कहाँ पर जाएगी, वापस लाभ खाते में जाएगी, लाभ में जाएगी, तो लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रावधान में कमी होना फायदा है और प्रावधान में वृद्धि होना क्या है, नुकसान है। तो उसकी भी एंट्री बिल्कुल लायबिलिटी की एंट्री की तरह ही होगी, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू प्रोविजन और प्रोविजन अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन। अगला पॉइंट है कि जब नए शेयरधारक का प्रवेश होता है उस समय कुछ संपत्तियां ऐसी भी होती है, कुछ दायित्व ऐसे भी होते हैं जो अनरिकॉर्ड होते हैं, मतलब कि पुस्तकों में उसका कोई लिखा हुआ नहीं है। प्रवेश के समय ऐसी कोई संपत्ति है जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, या प्रवेश के समय ऐसे कोई दायित्व है जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, तो उन दायित्व या संपत्तियों को जब पुस्तकों में लाया जाता है, तो संपत्ति अगर पुस्तकों में लाई जाती है तो संपत्ति में क्या होती है, वृद्धि, और दायित्व अगर पुस्तकों में लाए जाते हैं तो दायित्व में क्या होती है, वृद्धि। तो दायित्व में वृद्धि होना नुकसान है और संपत्ति में वृद्धि होना फायदा है। तो आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी, अनरिकॉर्ड, जो पुस्तकों में लाई जा रही है। प्रवेश के समय ऐसी कोई दायित्व है जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, उसको दायित्व को पुस्तकों में लाने पर ही एंट्री होगी, दायित्व में क्या होगी, वृद्धि। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू लायबिलिटी। ऐसे कैसे, संपत्ति अगर पुस्तकों में लाई जाती है तो संपत्ति में वृद्धि होती है। तो संपत्ति का नियम आप जानते हैं कि एसेट्स में वृद्धि होने पर डी आर करो, कमी होने पर सी आर करो। तो एसेट्स अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन, एसेट्स में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि पुस्तकों में ला रहे हैं, पहले पुस्तकों में थी नहीं, अब पुस्तकों में आ रही है। तो नए शेयरधारक के प्रवेश के समय एक ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद होने पर या तो लाभ आएगा या हानि आएगी। ये नाम मात्रा का खाता है, अवास्तविक। तो सी आर अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा और डी आर ज़्यादा है तो लॉस आएगा। सी आर ज़्यादा होने पर प्रॉफिट जब आएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उस प्रॉफिट को मान लो कि पुराने शेयरधारक ए और बी है, तो उस प्रॉफिट को ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। कहाँ पर ले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। और उस प्रॉफिट को ए और बी में किस अनुपात में बांटा जाएगा, पुराने अनुपात में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो। ऐसे कैसे, अगर डी आर का योग ज़्यादा आ गया और सी आर का योग कम आया तो क्या आएगा, लॉस। उस लॉस को हम क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, उस लॉस को हम क्या करेंगे, मान लो कि पुराने शेयरधारक ए और बी है तो ए और बी के पूंजी खातों में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ए और बी के पूंजी खातों में डेबिट हो जाएगा लॉस। लॉस से पूंजी घटेगी और प्रॉफिट से पूंजी बढ़ेगी। अगर पूंजी बढ़ती है तो सी आर करो पूंजी खातों को, और पूंजी घटती है तो पूंजी खातों को डी आर करो। इस प्रकार से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो नए शेयरधारक के प्रवेश के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से भी समायोजन किया जाता है संपत्ति और दायित्व का। कुछ नोट्स है, वो नोट्स आपको ध्यान रखनी है। जब प्रश्न हम देखते हैं तो प्रश्न के अंदर कुछ शब्दावली के ऊपर विशेष ध्यान देना है। जैसे कि प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है से बढ़ाइए, से बढ़ाइए शब्द है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फर्नीचर 5000 से बढ़ाइए, फर्नीचर 5000 रुपये से बढ़ाइए, तो आपको उतनी ही राशि ध्यान में लेनी है, उतनी ही राशि से बढ़ाएंगे 5000 से। तो 5000 बढ़ाएंगे तो कहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर बाय इंक्रीज इन एसेट्स, वृद्धि हो रही है, बढ़ाइए। 5000 से घटाइए तो कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर, और राशि कितनी लिखेंगे, 5000। तो कहने का लो से बढ़ाइए से घटाइए ऐसा शब्द आता है तो जितनी राशि से हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं उतनी ही राशि आपको ध्यान में लेनी है। ऐसे कैसे प्रश्न के अंदर अगर तक शब्द आता है, तक शब्द का प्रयोग हुआ है तो अंतर की राशि ध्यान में लेंगे। अंतर की राशि का मतलब क्या होता है कि सूचना में दिया हुआ है कि फर्नीचर का मूल्य 25,000 तक
25,000 तक बढ़ाई है। और बैलेंस शीट में फर्नीचर का मूल्य 20,000 है। बैलेंस शीट में फर्नीचर का मूल्य कितना है? 20,000। और सूचना में क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर का मूल्य 25,000 तक बढ़ाई है। अब तक शब्द आया तो वहाँ पर आपको 25,000 और 20,000 का अंतर ध्यान में लेना है। अंतर की राशि 5,000 और बढ़ाने का लिखा कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर। तो इस प्रकार से तक शब्द को आपको ध्यान में रखना है। और ये वाला शब्द अगर आता है कि कम मूल्यांकित है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मशीनरी का मूल्य 50,000 10% कम मूल्यांकित है। मशीनरी का मूल्य 50,000 है, लेकिन लिखा हुआ क्या है कि 10% कम मूल्यांकित है। बैलेंस शीट में 50,000 है, सूचना में दिया हुआ है कि मशीनरी का मूल्य 10% कम मूल्यांकित है। तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है कि 50,000 इंटू दर बट्टा 100 माइनस दर। और इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करने पर आपको कितना कम करना है या आपको कितना बढ़ाना है आपको ध्यान में आ जाएगा। ऐसे कैसे? अधिक मूल्यांकित शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कि बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग एसेट पक्ष में दिया हुआ है 50,000, लेकिन सूचना में दिया हुआ है कि बिल्डिंग का मूल्य, भवन का मूल्य 20% अधिक मूल्यांकित है। तो अधिक मूल्यांकित है तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है 50,000 इंटू दर बट्टा 100 प्लस दर। तो इस प्रकार से जो राशि आएगी वो राशि का आपको उल्लेख करना है। तो इस प्रकार से कुछ नोट्स के माध्यम से भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक और बात मैं बता देता हूँ कि बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में डेब्टर में से प्रोविजन घटाया हुआ आता है। प्रोविजन अगर सूचना में दिया हुआ है कि प्रोविजन को बढ़ाना है तो प्रोविजन में वृद्धि होगी और उसका लेखा कहाँ पर होगा? टू इंक्रीज इन प्रोविजन। और अगर सूचना में लिखा हुआ है प्रोविजन घटाना है और बैलेंस शीट में जो डेब्टर में से जितना दिया हुआ है उससे कम करना है तो उसका लेखा यहाँ पर करना है। बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में डेब्टर में से प्रोविजन घटाया हुआ नहीं है, बैलेंस शीट में प्रोविजन है ही नहीं। और सूचना में कहा गया है कि प्रोविजन का निर्माण करना है देनदारों पर 10%। तो देनदारों का जो मूल्य होगा उसका 10% निकालेंगे और उसका लेखा कहाँ पर करेंगे? इस साइड करेंगे। मतलब कि नए प्रावधान का आप क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। या तो प्रावधान में वृद्धि करना या प्रावधान नया बनाना। तो दोनों चीज़ों में लेखा कहाँ पर होगा? रिवैल्यूएशन के डीआर साइड में होगा। इतनी बातें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय आपको ध्यान में रखनी है।